हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज है 21 फरवरी। आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। सबसे पहला है, रेखा गुप्ता जो है वो दिल्ली की नई सीएम बन गई हैं। तो इनका क्या प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान दिल्ली का, वो सारा देखते हैं। सबसे पहला है, जो दिल्ली हम पढ़ते हैं कि दिल्ली एनसीआर है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, वो किस आर्टिकल में है। तो सबसे पहला है 239 का जो AA आर्टिकल है, ये दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान करता है। अब जो ये बनी है रेखा गुप्ता, वो कहाँ से बनी है, तो शालीमार बाग से पहली बार ही विधायक बनी है और पहली बार में ही ये सीएम चुनी गई हैं। तो ये देखा हमने। अब दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान देखें तो संविधान में हमें पता है 12 अनुसूचियां हैं, और 12 अनुसूची में पहली जो अनुसूची है वो राज्यों के संबंध में बताई गई है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो पहली अनुसूची के अनुसार दिल्ली क्या है, अभी ये केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब उसमें राज्य भी डिवाइड किए गए हैं और केंद्र शासित। अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8। तो उन्हीं में से दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा पहली अनुसूची के तहत है। 239 जो आर्टिकल है वो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्त प्रशासक होगा उसके माध्यम से चलाया जाएगा, ऐसा 239 आर्टिकल में लिखा है। अब 239 तो सबके लिए है, पर असल में क्या है, दिल्ली के लिए 239 का कौन सा आर्टिकल है, AA। तो ये दिल्ली के बारे में विशेष प्रावधान करता है। अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है, जब हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य में जो प्रावधान चलते हैं वो राज्यपाल के अनुसार चलता है, पर जब हम केंद्र शासित की बात कर रहे हैं तो किसके अनुसार, राष्ट्रपति अपने द्वारा एक प्रशासक नियुक्त कर सकता है, होता राज्यपाल ही है, पर क्या है, राष्ट्रपति के पास यहाँ थोड़ी पावर होती है। 239 का अगर देखें तो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधान मंडल या विधान परिषद के बारे में गठन करने का प्रावधान करता है। जैसे दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, तो विधानसभा दिल्ली में है या किसी केंद्र शासित में है, दिल्ली और पौंडीचेरी में, मुख्य आर्टिकल के तहत। तो 239 के तहत प्रावधान है कि स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों, विधानमंडल भी हो या मंत्रिपरिषद भी हो, दोनों या अलग अलग, दिल्ली में तो दोनों ही है, इन दोनों का गठन 239 के आर्टिकल के अंतर्गत है। तो ये इंपॉर्टेंट इस बार रहेगा 239 का आर्टिकल। 239 देखा, उसका देखा और एक AA देख लिया। AA दिल्ली के बारे में विशेष दान है, और 239 और उसका जो है, ये दोनों सारे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है। अब दिल्ली के बारे में देखें तो 69वां संविधान संशोधन एक हुआ था 1991 में। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था। ये एस बालकृष्णन एक समिति आई थी, कौन सी समिति, एस बालकृष्णन, ये इंपॉर्टेंट समिति है। तो एस बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर ही दिल्ली को एनसीआर का जो दर्जा दिया गया था, वो दर्जा जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें डाला गया था। क्यों, जो बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर, और इन्हीं के आधार पर 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था। तो ये याद रखना है। अब दिल्ली का जो शासन चलता है, तो दिल्ली का जो प्रशासक कहा जाता है उसे उपराज्यपाल कहा जाता है। बात मतलब नाम सेम ही, मतलब नाम जैसे कहीं राज्यपाल कहा जाएगा, कहीं उपराज्यपाल कहा जाएगा, तो बस ये प्रावधान इनके थोड़े थोड़े अलग हैं। जैसे अब दिल्ली में है तो दिल्ली में प्रशासक कौन कहा जाता है, उपराज्यपाल, जिसे कहते हैं LG। और दिल्ली में क्या है, विधानसभा के पास अधिकार है ये। तो दिल्ली का शासन 2 आधार पर चल रहा है, एक उपराज्यपाल जो वहाँ का प्रशासक कहलाएगा, दूसरा है विधानसभा। अब दिल्ली के जो विधायी अधिकार हैं, अब राज्य सूची हम जानते हैं कि अगर विधानसभा कहीं है तो विधानसभा के पास क्या अधिकार होता है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं और समवर्ती सूची पे ही कानून बना सकते हैं, क्योंकि समवर्ती पे दोनों मिलके काम करते हैं। पर चूंकि दिल्ली एक विशेष राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो प्रावधान थोड़े अलग भी होंगे। तो दिल्ली की विधानसभा को राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों पे कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन यहाँ कुछ मामले हैं, जो 3 विषय हैं जो इस लिस्ट से बाहर कर दिए गए हैं कि वो केंद्र मतलब राज्य आधार पर, समवर्ती सूची में डले होने के आधार पर भी दिल्ली की जो विधानसभा है उन पर कानून नहीं बना सकती है। ऐसे कौन से 3 प्रावधान है, ये हमेशा पूछा भी जाता है। तो पहला है लोक व्यवस्था। अब दिल्ली चूंकि राजधानी है तो व्यवस्था, लोक व्यवस्था का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास। तो लोक व्यवस्था जो है ये किसके पास नहीं है, दिल्ली सरकार के पास ये नहीं रहेगा। तो ये याद रखना पहला। दूसरा पुलिस। अब लोक व्यवस्था अगर केंद्र सरकार के
के पास है, तो दिल्ली की पुलिस भी किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। तो ये भी मतलब जो जैसे जो दिल्ली की सरकार बनेगी उसके पास नहीं रहेगा। तीसरा है भूमि, तो भूमि भी किसके पास रहेगी, केंद्र सरकार के पास। तो हमें तीन चीज़ें पता चली। लोक व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था है, कानून प्रशासन व्यवस्था चलेगी वो अलग चलेगी लोक व्यवस्था। उसके बाद पुलिस, और लोक व्यवस्था पुलिस के साथ साथ भूमि, ये तीनों जो एंट्री हैं ये तीनों किस में नहीं है, लोक, इस पर विधानसभा कानून नहीं बना सकता है, तो ये याद रखना है। अब संविधान की सर्वोच्चता, चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो संसद के पास दिल्ली के किसी भी विषय पर कानून बनाने का क्या दे दिया गया है, अधिकार दे दिया गया है। और कहा गया यदि दिल्ली की विधानसभा का कोई कानून संसद के कानून से टकराता है तो संसद का कानून ही मान्य होगा। नॉर्मली ये प्रावधान राज्यों के संबंध में ही होता है, दिल्ली में थोड़ा ये ज़्यादा बेहतर है। यदि कोई दिल्ली कानून राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त कर लेता है, मतलब दिल्ली का कोई कानून है राष्ट्रपति की स्वीकृति से प्राप्त कर लेता है तो वह वैध माना जाएगा, लेकिन संसद को उसे संशोधित और निरस्त करने का भी अधिकार रहेगा। मतलब कोई कानून है दिल्ली सरकार के द्वारा, मतलब विधानसभा के द्वारा पारित किया था, राष्ट्रपति स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन संसद उसमें बाद में चेंज निरस्त ये कर सकते। क्यों? क्योंकि पावर है किसके पास ज़्यादा, संसद के पास। तो हमने देखा एक लोक जो एलजी होगा यहाँ पे, और दूसरी चीज़ पावर देख रहे हैं किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। लोक व्यवस्था, पुलिस और क्या थी, लोक व्यवस्था और पुलिस, और तीसरा भूमि, ये तीन अधिकार किसके पास रहेंगे, केंद्र के पास। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखें मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं, यही तो हम देखते हैं, तो राज्यपाल करता है। पर जब दिल्ली की चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है, किसके पास ज़्यादा पावर होती है, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति ही अपना प्रशासक जिसे कहते हैं एलजी वो नियुक्त करता है। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी वो प्रावधान क्या है, राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो ये अलग से याद रख लेना, राज्यपाल इस पर नहीं है। दूसरा क्या है, अन्य मंत्री, तो सेम बात ही रहेगी, राष्ट्रपति के द्वारा ही अगर मुख्यमंत्री को चुना जा रहा है तो अन्य मंत्रियों को चुना जाएगा। कार्यकाल क्या होगा, तो ये सेम बात है, प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक बहुमत रहता है तो ये रहेगा। अब मंत्रिपरिषद और मतलब मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच संबंध, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होगी वो एलजी को सलाह और सहायता देगी। जो सादा प्रावधान राज्य में होते हैं सेम वही प्रावधान यहाँ है। एलजी के पास विशेष अधिकार क्या है कि एलजी को विशेषाधिकार प्राप्त है कि कुछ मामलों में वो स्वतंत्र काम भी या स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। जैसे राज्यपाल होता है, राज्यपाल भी स्वतंत्र निर्णय क्या है, ले सकता है, पर राज्यपाल से थोड़े ज़्यादा प्रावधान स्वतंत्रता के किसके पास है, एलजी के पास है। तो ये देखना है दिल्ली के बारे में। अब आती है विवाद की बात। यदि कोई विवाद की स्थिति बनती है कोई कानून को लेकर, तो जो एलजी होगा वो राष्ट्रपति के पास मामला भेज सकता है। मतलब अगर कोई विवाद हो रहा है तो एलजी कहेगा राष्ट्रपति के लिए ये जो जाएगा, और उसके बाद राष्ट्रपति जब तक निर्णय नहीं दे देगा तब तक जो तत्काल कार्रवाई होगी वो एलजी के अनुसार ही चलेगी। तो एक तरीके से किसके पास ज़्यादा पावर है, केंद्र के। और यही चीज़ लड़ाई का यहाँ पे जो झगड़े होते हैं उसका कारण बन रहा था आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और अन्य राज्य के मुख्यमंत्री की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ताकि हमें तुलना करने के बाद आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले विशेषता देखा, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री होता है, राज्यों में भी मुख्यमंत्री होता है, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्यपाल की नियुक्ति मतलब और राज्यों के जो हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। कार्यकाल दोनों में सेम रहता है, प्रसाद पर्यंत रहता है, क्योंकि जब तक बहुमत रहेगा तब तक। कानून व्यवस्था पूर्ण नियंत्रण राज्य का रहता है, पर यहाँ पुलिस व्यवस्था, लोक व्यवस्था और भूमि पर जो राज्य सरकार होगी उसका कोई अधिकार, मतलब सीएम का कोई अधिकार नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, राज्य का ब्यूरोक्रेसी पर पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि जो डीएम, एसडीएम ये सारी जो प्रशासन चलता है राज्य के अनुसार चलता है। पर जब दिल्ली की बात करेंगे तो एलजी के पास अधिकार रहेंगे, तो सीएम के पास अधिकार कम रहते हैं, लगभग पूरे अधिकारी किसके पास है, एलजी के पास है। राज्यपाल और उपराज्यपाल की भूमिका, तो एलजी के पास विवेकाधिकार है, सीएम को ओवरराइड करने का अधिकार। ओवरराइड का मतलब क्या है, अगर उसे लगता है कि कानून बेहतर नहीं है तो सीएम के कानून को नहीं करेगा वो। दूसरा, राज्य में क्या होता है, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की सलाह पे कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सलाह की बात कर रहे हैं, जबकि एलजी के पास क्या पावर होती है, ज़्यादा पावर होती है। तो ये हमने सारी चीज़ें देखी। उसके बाद अगर हम देखें कि अगला जो आर्टिकल है दिल्ली का पूरा हो गया, इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कौन सा है,
कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या है, जैसे आपदा आती हैं तो आपदा आने से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो होता क्या है कि सोचो आपदा से पहले तैयारी कर ली जाए ताकि क्या हो, नुकसान ही ना हो, या नुकसान कैसा हो, कम हो। तो क्या याद रखना है CDRI का कि आपदा नहीं आई है, आपदा से पहले हम तैयारी करेंगे ताकि नुकसान कम हो। नॉर्मली आपदा के बाद हम तैयारी करते हैं, तो यही है CDRI, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या लिखा है, डिजास्टर रेजिलिएंट, मतलब ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपदा वगैरह में के समय में जो सुरक्षित रहे, जैसे कि बिल्डिंग हुआ है तो बिल्डिंग है, ब्रिज हैं, रोड हैं, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहे। तो इसी वजह से CDRI की जो स्थापना की गई थी, शुरुआत कब की गई थी, तो 2019 में PM मोदी के द्वारा ही इसका यूनाइटेड क्लाइमेट एक्शन समिट में इसे लॉन्च किया गया था। तो 2019 में ही मोदी जी के द्वारा इसे यूनाइटेड क्लाइमेट एक्शन समिट में इसे लॉन्च किया गया था। स्वरूप क्या है, यह एक वैश्विक साझेदारी है जिसमें विभिन्न देश, UN एजेंसियां और ये सारी जैसे बड़ मतलब जो बैंक वगैरह हैं, निजी क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि ये वैश्विक साझेदारी है ना, पूरे विश्व के इसमें 30+ देश हैं। अब तो 40 के आसपास हो गए, जब ये बना था तभी इसमें 30+ देश, उसके बाद वर्ल्ड बैंक, उसके बाद UNDP, ये सारे देश मतलब सारे संस्थान भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये उद्देश्य क्या है, देखा भी जब ये हमने कि आपदाएं और जो जलवायु जोखिम है उन पे ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है जो सतत भी रहे और मजबूत रहे। और दूसरी चीज़ क्या है इसकी, एक मदद करना है जो छोटे देश हैं, छोटे द्वीपीय देश हैं उनकी भी मदद करना है। तो ये हमने देखा। इसके बारे में मुख्यालय कहाँ है, चूँकि अपने यहाँ बना था तो ये मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। तो ये देखा क्या है, इसका सतत विकास को बढ़ावा देना। ये इसकी जो रिपोर्ट आती है वो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट रिपोर्ट आती है, क्योंकि यही तो ये कर रहे हैं रेजिलिएंट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिपोर्ट आती है, वित्तीय सहायता, जितने बड़े बड़े संगठन हैं वो सभी इसके लिए वित्तीय सहायता देते ही हैं। अब ये क्या करते क्या है, एक इसी के अंतर्गत एक पहल है, इनके अंतर्गत ये 4 पहलें चल रही हैं CDRI के अंतर्गत। पहला है IRIS, आइरिस। तो ये आँख वाला आइरिस नहीं है, क्या होता है आइरिस, ये है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट। जो छोटे द्वीपीय देश हैं वो डूब जाएंगे धीमे धीमे, और उनमें SDG गोल वगैरह, मतलब ये क्या है, जो छोटे द्वीपीय देश हैं उनमें विकास किया जाए, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। इस वजह से एक जो IRIS है, एक है IRAF, जो इसमें क्या है UNDP और इन सब की सहायता से क्षमता निर्माण की जाए। ऐसी DRI है और एक है ICDRI। तो ये सारी जो संस्थाएं चारों दिख रही हैं ये क्या है, CDRI के अंतर्गत है। अगला जो देखते हैं हम न्यूज़, वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में। क्यों पढ़ रहे हैं हम, 2015 में फरवरी में राजस्थान में PM मोदी के द्वारा इसे क्या किया गया था, शुरू किया गया था। तो कल भी हमने इसे डिस्कस किया, आज रिवाइज के लिए है ये। तो 2015 में किया गया था। अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके लिए 10 साल हो गई हैं। तो खेत की मिट्टी की हेल्थ कैसी है वो इसमें देखा जाता है। इसमें क्या होता है, मिट्टी की गुणवत्ता ली जाती है। कब गुणवत्ता ली जाएगी मिट्टी की, कब इसे चेक किया जाता है, जब खेत में कोई फसल ना हो रही हो, जब खारी डला हो तब वो मिट्टी चेक कराई जाती है इसमें। कब ये बनता है कार्ड, तो हर 2 साल में है। तो ऐसे पूछेगा 2 में है, 3 में है, 1 में है, 5 में है। तो कितने वर्षों के बाद कार्ड अपडेट होता है, 2 वर्षों के बाद एक बार हो जाएगा, तो 2 वर्षों के बाद। अब इसमें देखते क्या है, जो 12 पोषक तत्व हैं उनके बारे में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसमें 12 मानदंडों को अपनाया जाता है, ये देखना। तो जो स्वास्थ्य कार्ड बनता है, मिट्टी में मौजूद पोषण देखे जाते हैं। अब उन पोषणों को 12 आधार पर इसमें बांटा गया है। मैक्रो, माइक्रो और अन्य संकेतक जैसे pH स्तर, विद्युत चालकता और कार्बनिक वाले। तो इन्हें 12 के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे एक दे दिया इन्होंने pH वाला। अब pH तो होता ही है मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता। तो pH की फुल फॉर्म वैसे क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर पूछ लिया जाए तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये pH की अम्लीयता है, क्षारीयता मिट्टी में तो नहीं बढ़ रही है, ये पहला मानक होता है इसका। दूसरा होता है विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसका क्या मतलब होता है, मिट्टी में सैलिनिटी, लवणता को मापता है। जो विद्युत चालकता है, तो विद्युत चालकता लवणता को मापता है। जैसे नमक होता है तो विद्युत चालकता नमक के साथ क्या बढ़ जाती है। तो जैसे अर्थिंग वगैरह में हम देखते थे नमक डाला जाता है, तो विद्युत चालकता नापता है, मतलब लवणता की जो माप होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के द्वारा मापी जाती है। साथ ही अब तीसरा शब्द आया है इसमें 12 मानदंड में से, कार्बनिक जो है, कार्बन जो वाला है,
ऑर्गेनिक वाला, इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा को मापा जाता है। इसके बाद वही फिर एनपीके हैं, पौधे के लिए एनपीके तो अहम होता ही है। बीपी फॉस्फोरस क्या करता है, जड़ें विकास में मदद करता है। और उसके बाद नाइट्रोजन हरे पेड़ पौधों के लिए अहम होता है। पोटेशियम क्यों ज़रूरी होता है, पौधे को मजबूत करने के लिए। ये सारी, जैसे सल्फर होता है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, जिंक होता है किसके लिए, रोग प्रतिरोधकता के लिए। तो ये सारी चीज़ें ऐसे 12 मापदंड हैं जो देखे जाते हैं। फिर बाद में क्या हुआ है कि इसी मृदा स्वास्थ्य कार्ड को 2022-23 में एक योजना चली है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में ही इसका विलय कर दिया गया है। तो ये हमने देखा। इसके बाद है अगला, एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। तो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना क्या है कि जो एमएसएमई है, छोटे इंडस्ट्री हैं, उन्हें बिना किसी कोलैटरल के, मतलब बिना किसी गिरवी रखे कर्ज देने में मदद करता है। इसमें कौन करेंगे, कर्ज तो बैंक ही देते हैं, लोन बैंक ही देंगे या कोई वित्तीय संस्थान देगा, पर सरकार इसमें मदद करती है। तो ये देखते हैं। तो हुआ क्या है, इस योजना की घोषणा वित्तीय बजट इस बार 2025-26 में की गई है। तब से ये बार बार चर्चा में डेली आता है। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई के लिए है। तो ये अगर पूछा जाए किसके लिए, तो म्यूचुअल फंड के लिए नहीं। म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना म्यूचुअल फंड के लिए नहीं, एमएसएमई को बिना कोलेटरल के और कम कोलेटरल के नहीं, बिना बिल्कुल कुछ नहीं रखा जाएगा। तो ये इसमें है क्या कि एमएसएमई को अधिकतम 100 करोड़ दिए जा सकते हैं। एक एमएसएमई को 100 करोड़ दिया, लेकिन शर्त ये होगी कि वो पूंजीगत व्यय में व्यय करेंगे। तो पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल गेन करेंगे। कैपिटल में क्या, वो कोई मशीनरी खरीदेंगे, उपकरण खरीदेंगे, ऐसी चीज़ों में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद है, इस योजना को म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड एमएसएमई द्वारा संचालित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो संचालित किया जाएगा वो म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड के द्वारा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सोचो अगर बिना कोलेटरल के बैंक लोन देगा और लोन नहीं चुकाया जाता है तो बैंक तो डूब जाएगा। फिर यहाँ कैसे बैंक लोन देगा, तो यही एक काम करता है सरकार का संगठन जिसका नाम है एनसीजीटीसी। तो नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को, जो तो कौन सा, नेशनल क्रेडिट गारंटी, तो गारंटी देगा। ये संगठन ये कहेगा कि बैंक से कि आप लोन दो, अगर लोन नहीं चुकाया जाता है तो 60% हमारी गारंटी है, मतलब 60% जो लोन फिर चुकाया जाएगा वो किसके द्वारा दिया जाएगा, इस नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी ऑफ लिमिटेड के द्वारा दिया जाएगा। तो इस वजह से फिर बैंक को ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, दे देगा। और ये क्या है, सरकारी संगठन है। तो ये है, तो इसमें बिना कोलेटरल के रखवाया जाएगा इसमें। तो एमएसएमई को पर कब मिलेगा, ये ऐसे ही थोड़ी ना 100 करोड़ तक का मिल जाएगा। जब वो उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो उद्यम एक पंजीकरण वेबसाइट है उस पर ये रजिस्टर होने चाहिए। और यह योजना 4 वर्षों के लिए या अधिकतम जो है 7 लाख करोड़ की गारंटी, जब तक 7 लाख करोड़ का अधिकतम दिया जाएगा। तो ये मतलब टोटल मिला के 7 लाख करोड़ का हो जाएगा इतना। यह 4 वर्षों के लिए अभी के लिए ये किया गया है। लोन लेने वाला एमएसएमई किसी भी बैंक से एनपीए की श्रेणी में नहीं आता है। अगर इसमें लोन नहीं चुकता है तो वो एनपीए की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये मतलब मेन चीज़ है कि एनपीए, क्योंकि मतलब इसमें क्या है एनपीए की में कि जैसे जो जिसने लोन लिया है, आज जो कंपनी एमएसएमई लोन ले रही है उसने ऐसा ना हो पहले डिफ़ॉल्ट ना हो, ये बस ये देखेंगे, मतलब पहले उसने लोन चुकाया हो, ये देखा जाता है, मतलब पहले से वो एनपीए में ना हो। अगला है ओपेक प्लस के बारे में। तो ओपेक प्लस में अभी हमने कल देखा था कि ब्राज़ील ओपेक प्लस में शामिल हो गया है। अब इस पर विवाद क्यों आ गया दोबारा से, तो हुआ क्या है, जब ब्राज़ील ओपेक प्लस में शामिल हो गया, अब ओपेक कंट्री तो ऐसी कंट्री हैं विश्व की जो तेल उत्पादित करती हैं। अब उसी के मतलब उसी जैसी कुछ और 10 जो देश हुआ करते थे उन्होंने मिलके बना दिया ओपेक प्लस। अब तेल निर्यातक देश हैं इसमें। अब हुआ क्या है, टाइमिंग, विवाद क्यों बढ़ा है, टाइमिंग की वजह से, क्योंकि अभी COP30 होना है। COP30 का मतलब क्या है, संयुक्त राष्ट्र का जो जलवायु परिवर्तन का सम्मेलन होता है, जैसे जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हम पढ़ते हैं, जो पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हैं, उनकी बैठक होने वाली थी। उसी से पहले ब्राज़ील इसमें शामिल हो गया। अब सोचो, ब्राज़ील एक तरफ ओपेक में शामिल हो रहा है, मतलब ओपेक की कंट्रियां तेल का उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। अब तेल भी उत्पादित करेंगे, ये तेल ज़मीन से निकालेंगे ब्राज़ील, तो पर्यावरण को तो नुकसान और पहुंचेगा। और दूसरी तरफ अब COP की बैठक भी हो रही है, तो इस वजह से विवाद हो गया है कि ये क्या चल रहा है। तो तेल राजस्व को ब्राज़ील की ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ब्राज़ील क्यों शामिल हुआ, उसने कहा तेल से जो हमें फ़ायदा
होगा वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। पर दूसरा विवाद क्या आ गया, कोप 30 वाला, तो इस वजह से ये अभी चर्चा में चल रहा है। अब कोप ओपेक के बारे में देखें, ओपेक बना था 1960 में। इसका जो मुख्यालय कल भी हमने देखा था वियना ऑस्ट्रिया में है। जो संस्थापक देश थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। मतलब अमेरिका से, साउथ अमेरिका से कौन सा एक कंट्री था, वेनेजुएला, जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल का भंडार है। वर्तमान में भी ईरान, इराक दोनों थे। तो ईरान तो उत्पादित करने वाला तेल का प्रमुख देश है, सऊदी अरब है ये, और उसके बाद कुवैत था। तो ये सब हैं तेल के जो उत्पादित करने वाले हैं, तेल की कीमत को नियंत्रित, उत्पादन को नियंत्रित ये सब करते हैं। उसके बाद है ओपेक की सदस्य की शर्तें क्या होती हैं, क्रूड के निर्यातक होने चाहिए वह, और क्या होना चाहिए, समान आर्थिक हित होना चाहिए, मतलब सबके हित एक जैसे होने चाहिए। सदस्यों के लिए 3/4 की पूर्ण सदस्यता की स्वीकृति तथा सभी की सर्वसम्मति की, मतलब अगर कोई नया सदस्य बनता है तो 3/4 पूर्ण सदस्यों की स्वीकृति चाहिए। और सभी संस्थापक, मतलब संस्थापक की यहाँ क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शुरुआत वाले ये ईरान, इराक थे, इन सब की स्वीकृति होनी चाहिए। साथ ही साथ जो सदस्य बन चुके हैं, अब तो 20 के आसपास सदस्य हैं, उन सब के में 3/4 की भी सदस्यों की स्वीकृति चाहिए ही चाहिए, तब ये होता है। अब ओपेक प्लस क्या था, तो 2016 में क्या हुआ, अब तक अमेरिका सेल गैस का उत्पादन ज़्यादा करने लगा था। अब सेल गैस क्या होता है, जैसे कोई चट्टान वगैरह होती है तो अमेरिका क्या करता है, उन चट्टानों में खोद के नीचे की तरफ सुरंग टाइप का बना लेगा, सुरंग मतलब पाइपलाइन डाल देता है। अब चट्टानों में गैस, मीथेन, पेट्रोलियम होता है और उसका उत्पादन करने लगता है, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो अमेरिका ने जब सेल गैस का उत्पादन बढ़ा दिया, सेल मतलब होता है ये पत्थर चट्टान से, तो अमेरिका ने सेल गैस का बढ़ा दिया, तो हुआ क्या, इन देशों को लगा जो तेल वाले हैं कि इससे तेल की कीमतें गिरने लगी। अब इसे नियंत्रित करने के लिए ओपेक प्लस कंट्री बना दी गई थी। तो ये क्या करेंगे, ऐसे समझो ओपेक कंट्रियाँ अगर तेल के उत्पादन को कम कर दें तो तेल का रेट ऊपर चला जाएगा कि नहीं है, अगर ये तेल को कम उत्पादित करें, और जब ये तेल को ज़्यादा उत्पादित करेंगे तो तेल की कीमत नीचे आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ये करते रहते हैं। भारत ओपेक का सदस्य होगा नहीं, क्योंकि भारत तो तेल का आयातक है जब, ना कि निर्यातक है, और ओपेक प्लस में निर्यातक देश आते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता जरूर है तेल का, तो ये है। अब जो 12 देश पहले के ये थे, अब उनके बाद 10 देशों ने क्या ओपेक प्लस को बना दिया गया था। तो इसमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मतलब जो कजाकिस्तान, मैक्सिको भी शामिल है, मलेशिया भी शामिल है और रसिया भी शामिल है। तो ओपेक प्लस में ये सारे देश भी शामिल हैं। तो अब यही दिक्कत चल रही है कि क्या शामिल होना चाहिए था, नहीं। अब शामिल के सकारात्मक क्या है कि तेल बढ़ेगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी ब्राज़ील के लिए, और दुनिया भर में भी तेल की कमी पूर्ति हो जाएगी। नकारात्मक क्या है, ब्राज़ील वैसे ही पर्यावरण को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है और चीज़ें खराब होंगी। तो ये सारा है। अगला है छत्रपति शिवाजी को लेकर, क्योंकि 19 मतलब कल के दिन, परसों क्या हुआ था, 19 को शिवाजी की जयंती मनाई गई थी। तो इस वजह से अभी क्या हुआ है कि शिवाजी के लिए अभी ये न्यूज़ आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो हुआ क्या था, इनके पूरे देखते हैं इनके जन्म वगैरह। तो 1630 में शिवनेर के किले, कब, 19 फरवरी 1630 में, 1630 में शिवनेर का किला, शिवनेर का है महाराष्ट्र में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। माता पिता देखें तो जो शाहजी भोसले हुआ करते थे, बीजापुर सुल्तान के जो सेनापति थे, जो पिताजी थे इनके, वो शाहजी भोसले बीजापुर गोलकुंडा में पढ़ते हैं ना इस एरिया में, बीजापुर गोलकुंडा हुआ करते थे। तो शाहजी भोसले हुआ करते थे, जो सेनापति थे बीजापुर सुल्तान के। माँ इनकी थी जीजाबाई। शिवाजी का पालन पोषण जीजाबाई ने किया था, और इनके जो गुरु थे दादोजी कोंडदेव के मार्गदर्शन में हुआ था। वहीं से ये रामायण, महाभारत, इन सब का इन्हें शुरुआत से ज्ञान मिला था। फिर अब ये सैन्य उपलब्धियां, युद्ध रणनीतियां देखें तो ये गुरिल्ला युद्ध करते थे। तो ये गुरिल्ला युद्ध क्या होता है, छुप के एकदम से अटैक कर दिया जाता था, जिसे गड़मी काबा भी कहते हैं। तो शिवाजी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाई, जो जंगल पहाड़ों में तेजी से हमला करते थे। तो प्रारंभिक विजय क्या थी, तोरण किले पे इन्होंने 45 में विजय की। 16 वर्ष की आयु में बीजापुर सल्तनत का किला भी जीत लिया था, और ऐसा ही ये करते रहे थे। तो काफ़ी विजय हासिल कर ली थी। तो ये चीज़ें बीजापुर को भी मतलब समस्या में डाल दिया था। तो काफ़ी विजय हासिल की थी, किस तकनीक से, गुरिल्ला पद्धति में। शिवाजी के और युद्ध वगैरह देखें तो 1659 में अफजल खां का विरोध मतलब वध किया था। तो बीजापुर को जब टेंशन हुई तो उन्होंने सेनापति अफजल खां को भेजा था। तो जिनकी फ़ोटो भी देखी जाती है, अफजल खां काफ़ी बड़े हुआ करते थे शिवाजी से। तो शिवाजी ने पर चतुराई से क्या किया था, चाकू से मार दिया था और गुरिल्ला युद्ध से हरा दिया था सारी सेना को।
उसके बाद है 1660 में शाइस्ता खां का हमला हुआ था और उसे भी हरा दिया था। उसके बाद है 1665 में, इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाली डेट, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। तो उन्हें 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े थे, लेकिन जल्दी उन्होंने सब किले मतलब अपनी सेना को संगठित कर लिया था। तो ये डेट याद रखनी है, 1665 में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी। तो ये याद रखना है, पुरंदर की संधि। और इस टाइम ही कौन हुआ करता था? 1700 के आसपास औरंगजेब हुआ करता था, क्योंकि उसकी मृत्यु भी कब हुई थी? 1707 में। तो समकालीन शिवाजी किसके हुआ करते थे मुगलों में? औरंगजेब के। और उसी टाइम पुरंदर की संधि देखना है। उसके बाद 5 साल के बाद उन्होंने किले थे उन सब पे पूरा नियंत्रण कर लिया था। आगरा में क्या हुआ था? आगरा में घटना, तो औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा में बुला लिया और छलावे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मतलब चतुराईपूर्ण रूप से वो सूझबूझ से जो टोकरी हुआ करती थी उसमें छिपकर बच निकलते हैं। तो शिवाजी के बारे में। अब शिवाजी के प्रशासन देखें तो वहाँ पे क्या हुआ करता था? प्रशासन जनता का केंद्रित था, जाति धर्म से परे सुशासन, वो सुशासन की बात करते थे, जाति धर्म से ऊपर उठकर। और शिवाजी में क्या हुआ करता था? अष्टप्रधान हुआ करते थे। अब उत्तर भारत में अकबर के हुए या गुप्त काल में हुए कौन से होते हैं? 9 रत्न होते हैं। पर जब शिवाजी के बारे में बात करते हैं विजयनगर और साउथ में, तो अष्टप्रधान देखते हैं हम। तो अष्टप्रधान में सबसे पहले पेशवा होता है, तो बाजीराव वगैरह हम पढ़ते हैं तो पेशवा हुआ करता था। पेशवा मतलब प्रधानमंत्री। तो ये है। उसके बाद है अमात्य हुआ करता था। तो अमात्य राजस्व और वित्त के लिए होता है। तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सा किससे संबंध। मंत्री डाक और प्रशासन का होता है। सचिव, सचिव राजकीय पत्राचार, तो सचिव पत्राचार का होता है। ऐसे सेनापति तो जानते ही हैं, सेना का ही होगा। न्यायाधीश न्याय का होगा। पंडित राव धार्मिक मामले देखेगा। सुमंत विदेशी मामले देखेगा। तो 2-3 याद करने के ऐसे, अमात्य, मंत्री, सचिव और सुमंत। तो सुमंत विदेशी मामले देखेगा, तो मतलब जैसे इंटरनेशनल कोई मुद्दा होगा तो सुमंत देखेगा। सचिव पत्राचार, जो लेटर वगैरह एक दूसरे जगह पे भेजे जाएंगे वो कौन देखेगा? सुमंत सचिव देखेगा। तो ये 2-3 याद करने थे। शिवाजी महाराज की कर वगैरह, तो उन्होंने जमींदारी जो व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया। अगर ये स्टेटमेंट में थे शिवाजी की क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी? जमींदारी खत्म कर दी और रैयतवाड़ी को स्टार्ट कर दिया था। किसानों को लाभ होता था इससे। शत्रु राज्य कोई, उससे कहते थे हम हमला कर देंगे, नहीं तो क्या करना है? चौथ देनी होती है। तो शत्रु राज्य से 25% 1/4 क्या है? चौथ वसूल लिया करते थे। और सरदेशमुखी 10% वसूलते थे। सरदेशमुखी क्या होता था? ऐसे क्षेत्र जो मराठा साम्राज्य के अधीन या मराठा की छत्र छाया वाले हैं उनसे शिवाजी 10% लेते थे सरदेशमुखी का। और चौथ शत्रु राज्य से ली जाती। तो याद रखना, चौथ जब की बात करेंगे तो ऐसे राज्य जो भी डायरेक्टली उनके अधिकार में नहीं है। सरदेशमुखी का मतलब है ये उसके देशमुख हैं, देशमुख मतलब प्रमुख हैं, तो प्रमुख हैं तो 10% वसूलेंगे। शिवाजी महाराज और नौसेना, तो पहला संगठित नौसेना इन्हीं की हुआ करती थी। तो भारतीय इतिहास में संगठित अगर नौसेना की बात करें तो शिवाजी की हुआ करती। तो उन्हें कोंकण, गोवा, कर्नाटक इन सारे एरिया में नौसेना बनाई थी जो यूरोपीय शक्तियों से टकरा सकती थी। शिवाजी का राज्याभिषेक वगैरह देखें तो रायगढ़ का किला 1674, मतलब पुरंदर वाला संधि के बाद, तो 1674 में रायगढ़ के किले में शिवाजी ने छत्रपति की मतलब राज के रूप में अभिषेक किया। तो शिवाजी किसके रूप में? छत्रपति शिवाजी के, तभी तो कहलाते के रूप में राज्याभिषेक हुआ। तो राज्याभिषेक इंपॉर्टेंट रहेगा 1674 में रायगढ़ के किले में। हिंदवी स्वराज्य की बात की, जैसे हम स्वराज पढ़ते हैं तो स्वराज्य की बात में हिंदवी इन्होंने पहले ही की थी। तो ये है। मृत्यु 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई, लेकिन उनकी स्थापित जो प्रशासन व्यवस्था थी वो आगे भी चलती रही मराठा साम्राज्य में। शिवाजी का ऐतिहासिक प्रासंगिकता क्या है? स्वतंत्रता के संग्राम के शुरुआती नायक हुआ करते थे। तिलक ने तो शिवाजी की जयंती मनाने की परंपरा शुरुआत करी थी। मिलिट्री मतलब गुरिल्ला युद्ध के जनक का, मतलब गुरिल्ला युद्ध जो फेमस किया था वो शिवाजी की वजह से हुआ। और मेन चीज़ है धार्मिक सहिष्णुता पे बल देते थे शिवाजी। इसके बाद है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 कहता है, सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है, पूर्ण न्याय की बात करता है। पूर्ण न्याय का मतलब क्या हुआ? कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। अब कंप्लीट कब है? मतलब कभी पहले अधूरी कोई चीज़ है, अधूरी रह गई है, तभी तो कंप्लीट दी जाएगी। तो 142 आर्टिकल कंप्लीट जस्टिस की बात करता है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं इसे कि हुआ क्या था, जो भोपाल है, भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी।
ये हम जानते हैं। भोपाल में गैस त्रासदी तो मुआवजे के रूप में बहुत कम मुआवजा दिया गया था। तो मुआवजा जैसे मान लो 10-20 हज़ार 50 हज़ार दे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या बात हुई, भोपाल में गैस त्रासदी हुई है, लोगों को मुआवजा ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यही पूर्ण न्याय तो है, मतलब पहले नहीं दिया गया था तो पूर्ण न्याय के मामले में क्या हुआ, 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादा मुआवजे की मांग करवाई, लाखों रुपए दिलवाए। तो ये सारी चीज़ें अभी हाल में ही क्या हुआ, तलाक के एक मामले में 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग किया है सुप्रीम कोर्ट ने, इस वजह से ये दोबारा चर्चा में आ गया है। तो पूर्ण न्याय की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट किसी भी लंबित मामले में ऐसा कोई भी आदेश डिक्री पारित कर सकता है जो न्याय के लिए आवश्यक हो, और पूरे भारत में तो लागू होगा ही होगा। यह अनुच्छेद कोर्ट को स्वयं की अवमानना के मामले में दंड देने की भी शक्ति देता है। तो अवमानना के मामले में दंड, वैसे अभिलेख न्यायालय 129 के तहत भी होता है ये, पर इसी आईटी मतलब इसमें भी ये है कि अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। तो मतलब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कुछ कह दिया, अगर वो चीज़ नहीं मान रहे हो तो मानी नहीं गई तो अवमानना ही तो हो गई है। तो 142 के तहत भी उपयोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक के मामले में पारंपरिक कानून के निर्णय अलग कर दिए, मतलब पारंपरिक कानून प्रक्रिया से अलग निर्णय लिया। 2014 में भी ऐसी चीज़ें की गई थी। तो 142 हमने देखा कि पूर्ण न्याय की बात करता है। अब याद आ रहा होगा 2019 का एक केस हुआ था अयोध्या वाला। तो अयोध्या में जो न्याय दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्माण करवाया था, तो मतलब निर्णय दिया था राम मंदिर के लिए, वो भी 142 ही तो था। जो राम मंदिर का जो निर्णय दिया था वो भी इसी के अंतर्गत था। ऐसे ही तो ऐसे बहुत सारे केस आए हैं जो इसके संबंधित में। तो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि मुस्लिम जो मस्जिद जो बननी है, उस मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि दे दी गई थी, बाकी राम मंदिर बनाने की बात कह दी थी। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे ही एक 1985 का शाहबानो केस आया था, उसमें जो गुजारा भत्ता दिया जाता है वो भी इसी आर्टिकल के तहत था। तो ये हमने सब देखे। अगला है कीबू लेक के बारे में। तो कीबू लेक को कहते हैं अफ्रीका की रहस्यमयी लेक में आती है ये सबसे। तो पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है कीबू लेक। हमने कुछ दिन पहले रवांडा पढ़ा था, एक रवांडा। तो रवांडा ये है और बुरुंडी नीचे। तो हमने हुतू वगैरह समुदाय के बारे में देखा था। तो रवांडा और डीआरसी के बीच में, डीआरसी कॉन्गो के बीच में लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ चल रही है। तो इसी एरिया में कीबू लेक है। तो कीबू लेक इसकी सीमा बनाती है किस किस के बीच में, रवांडा और डीआरसी कॉन्गो के बीच में। तो इनके बीच में अब ये खतरनाक झील क्यों कही जाती है, क्योंकि इसमें मीथेन पाया जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में मीथेन और CO2 जमा होता है। कभी कभी क्या होता है, अचानक इसमें एक विनाशकारी विस्फोटक हो जाता है, वैसा ही हुआ है। तो ये चीज़ें लिम्निक इरप्शन कहा जाता है। क्या, लिम्निक इरप्शन। लिम्निक इरप्शन का मतलब क्या हुआ, चूंकि यहाँ CH4 है, हम जानते हैं कोयले की खदान में कभी कभी विस्फोट हो जाता है CH4 के कारण, मीथेन के कारण। तो इस लेक में CH4 बहुत ज़्यादा है और CO2 ज़्यादा है, तो कभी कभी विस्फोट फट जाता है ये एरिया। तो क्या हो जाता है, इसे ही लिम्निक इरप्शन कहते हैं। मीथेन गैस को बिजली उत्पादन करने के लिए यहाँ से निकाला भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ मछली, सूक्ष्म जीव वगैरह भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इसे वैज्ञानिक इसे एक्सप्लोडिंग लेक भी कहते हैं। तो एक्सप्लोडिंग लेक कहते हैं क्योंकि गैस विस्फोट से लाखों लोगों की जान जा सकती है। क्योंकि 86 में क्या हुआ था, ऐसा ही 1986 में एक यहीं पे कैमरून देश है अफ्रीका में। तो कैमरून देश है, उस कैमरून देश में एक लेक है, लेक नियोस करके। तो लेक नियोस, वहाँ ऐसे ही विस्फोट हुआ था CH4 में, 1700 लोग मारे गए थे। तो इस वजह से हमें ये शब्द याद रखना है, लिम्निक इरप्शन। तो लिम्निक इरप्शन के कारण, अभी खतरे के कारण ये सारी चीज़ें विस्फोटक चल रही हैं। तो ये हमने देखी, लोकेशन भी देख ली ये रहा, और ये बुरुंडी रवांडा ये देखें। अब इसमें थोड़ा और लोकेशन देखें तो अगर ये वाली लाइन कौन सी, 0 डिग्री, तो यही है लेक कीबू, ये रहा, ये DRC है, और ये कौन सा है, रवांडा। रवांडा के नीचे ठीक बुरुंडी, और बुरुंडी के नीचे ये कौन सा है, लेक टंगानिका है, जो बड़ी सी लेक है, लेक टंगानिका है, जो बुरुंडी से लगी है, ना कि रवांडा से। तो ये उसके बीच नीचे लेक न्यासा है। तो ऊपर लेक एडवर्ड है, एक जैसे नाम है ना, एडवर्ड। तीसरी लेक मिलती है इस एरिया में, कीबू लेक। उसके बाद टंगानिका है, उसके बाद मालावी है। तो इन लेकों को याद रखना है।
अब लिम्नेटिक विस्फोट देख ही लिया है, CH4 वगैरह ये ज़्यादा हो जाते, कैमरून वाला भी एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है। उसके बाद है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन फंड में क्या है कि अंतरिक्ष संवर्धन विभाग के द्वारा, मतलब जो अपना इन स्पेस है, इन स्पेस क्या है अब पूछा जाए तो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो याद रखना इन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, ये भारत सरकार का ही एक संगठन है। भारत सरकार के द्वारा निजी कंपनियों को, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, निजी कंपनियों को अंतरिक्ष में भागीदारी के लिए बनाया गया था। अब सरकारी के लिए तो पहले से इसरो काम कर ही रहा है और संगठन काम कर रहे हैं, तो इन स्पेस बनाया गया था कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत में कुछ प्राइवेट सेक्टर आके काम करें, अच्छा इसलिए सरकार ने इन स्पेस को बना दिया था। तो ये सारी चीज़ें, अब इन स्पेस ने हाल ही में एक टेक्नोलॉजी एडेप्शन फंड की लॉन्च किया। अब फंड क्यों चाहिए, कोई भी रिसर्च करोगे रुपए चाहिए, तो टेक्नोलॉजी एडेप्शन फंड की लॉन्च किया था। अब इन स्पेस के बारे में देखा, भारत सरकार के अंतर्गत ये है। उसके बाद देखना टेक्नोलॉजी एडेप्शन फंड के बारे में, ये विकास के लिए व्यवसायीकरण को प्रोत्साहन देता है। अभी कुल इसका पोषण 500 करोड़ के आसपास चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें एक चीज़ हमने देखा भी कि ये इन स्पेस जो था वो प्राइवेट के लिए था, तो इसमें गैर सरकारी संस्थाएं इसमें पात्र होंगे जो फंड के लिए हो, क्योंकि सरकारी के लिए तो अलग से चल ही रहा है। तो MSME स्टार्टअप इन सबको इसमें शामिल किया गया है फंड में। तो फंड में क्या, रुपए देना और रिसर्च डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। तो ये हमने देखा इन स्पेस के बारे में। अगला है कोएलिशन फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी AI। तो इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक संगठन है। क्या हुआ है कि दुनिया की जो विशेष कंपनियां हैं, वो संगठन है, उनने मिलकर कोएलिशन फॉर एनवायरनमेंट सस्टेनेबल AI की स्थापित करने की बात की है। तो 37 कंपनियां, 11 देश और कई संगठनों ने मिलकर ये एक संगठन बना दिया, कोएलिशन फॉर सस्टेनेबल AI। मतलब AI जितना डेवलप हो रही है उतना ऊर्जा खपत भी बढ़ेगा, क्योंकि AI को चलाने के लिए ऊर्जा तो जाएगी ना, तो उसी ऊर्जा को से प्रदूषण होगा, तो उसे ही कम करने के लिए फ्रांस में, UNEP में, ITU मतलब उस दूरसंचार संघ, बाकी इन सारे देशों ने मतलब क्या हुआ था, AI एक्शन समिट पेरिस में लॉन्च किया है। तो AI एक्शन समिट कहाँ पे हो रहा है, पेरिस में, वहाँ पे किया गया। तो इसमें कोएलिशन में क्या होगा, एक तो डिकार्बनाइजेशन मतलब AI से कार्बन उत्सर्जन में कटौती और की जाए, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए, रिसर्च की जाए और सहयोग एक दूसरे का किया जाए। तो इस वजह से ये चर्चा में चल रहा था। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, फुटप्रिंट का मतलब क्या हुआ, AI दिन भर में कितना प्रदूषण फैलाता वो सब कम करना है। ग्रीन AI को बढ़ावा देना जो पर्यावरण ना फैलाए। तो ये है। उसके बाद है एक है एक्रीशन डिस्क। एक्रीशन डिस्क का मतलब क्या हुआ, जैसे ये ब्लैक होल है, ये मान लेते हैं हम क्या है, ब्लैक होल है। अब ब्लैक होल के आसपास क्या, मतलब ब्लैक होल चारों तरफ के धूल के कण और प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकाश के कण प्लस धूल के कण इन्हें आकर्षित करेगा ना अपनी ओर, ब्लैक होल का पावर इतनी ग्रेविटी। तो जब धूल के कण आकर्षित करता है तो आसपास चमक होती है, क्योंकि ब्लैक होल में तो कोई चमक होगी नहीं, आसपास चमक होगी, उसे ही एक्रीशन डिस्क कहते हैं। तो एक्रीशन, तो हुआ क्या, अभी जेम्स वेब जो टेलीस्कोप है उसने टिमटिमाती रोशनी यहाँ दर्ज की है ऐसे। तो जेम्स वेब एक टेलीस्कोप है ऐसा, ये जो लेयर दिख रही है ऐसा, ये सोने की परत चढ़ी है इस पर। तो ये वाला जो है एक्रीशन डिस्क अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में उसने खोजा है। तो ब्लैक होल के चारों तरफ जब धूल और गैस के कण घूमते हैं तो वो चमकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब आसपास के एरिया में, तो उसी की अभी तस्वीर वगैरह ली गई है, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो अत्यधिक घर्षण होता है कोनों में, ऐसे इन एरिया में घर्षण और संपीड़न से डिस्क बहुत बढ़ जाता है, जिससे चमकने लगता है। तो ये मतलब टेम्परेचर इन एरिया का घर्षण से बढ़ जाएगा, नॉर्मली से ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, करंट डेवलप होगा और वो एनर्जी क्रिएट कर देता है। अब देखते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में क्या, 2021 को ही लॉन्च किया गया था जेम्स वेब टेलीस्कोप, क्योंकि पहले हम जानते हैं या सुना होगा एक हबल टेलीस्कोप चलता था। हबल टेलीस्कोप के उत्तराधिकारी ही है जेम्स वेब टेलीस्कोप, दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है ये। उद्देश्य क्या है, सेजिटेरियन ए का मतलब क्या है, हमारे मिल्की वे के केंद्र में जो स्थित ब्लैक होल है उसका अध्ययन करना इसका मुख्य है। तो जो मिल्की वे की बात कर रहे हैं पूरा अपना, तो मिल्की वे के केंद्र में जो ब्लैक होल है उनके अध्ययन करना है। तो एक्रीशन डिस्क में ये टिमटिमाता ये सब देखा गया है वो जेम्स वेब टेलीस्कोप में ही है। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में हमें अगर एक चीज़ समझनी हो तो ये सोचो कि ये इसका जो दर्पण जो है वो इतना मजबूत है कि
पृथ्वी से, और अगर हम चंद्रमा देख रहे हो ना, तो चंद्रमा देखो, चंद्रमा पे एक मधुमक्खी भी हो और उसकी गर्मी का तक पता लगा सकता है। सोचो चंद्रमा पे एक मधुमक्खी हो, इतना कैमरा तेज है, तभी तो दूसरे ब्रह्मांड और इन सब में ये पता लगाया जा सकता है। तो दूसरे जो एक्सो प्लैनेट हैं, मतलब बाह्य ग्रह, उन पर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 अन्य ताप का भी पता लगाया जा सकता है। ये L2 पे है। L2 का मतलब क्या है, लैग्रेंजियन जो पॉइंट है, L2 पे जेम्स वेब को टेलीस्कोप को लगाया गया है। तो ये हमने देखना है इसमें। अब ब्रह्मांड जब शुरू हुआ था ना 10 से 13 अरब साल पहले, उस समय के जो तारे अब नहीं भी हैं उन सब की भी जांच कर सकता है। अगला आर्टिकल है ICD 11 को लेकर। ICD क्या है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। तो इसमें क्या है, WHO ने क्या किया था, एक वर्गीकरण तय कर दिया। वर्गीकरण मतलब ग्रुप टाइप का है, वर्जन है, ये लागू किया गया था 2022 में। तो WHO ने रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के संस्करण के जारी करने की घोषणा की है इसमें। तो पहली बार 1893 में विकसित किया था, अभी 2022 में भी इसे लागू किया गया था। मतलब जो अपडेटेड वाला था, अभी इसे दोबारा से अपडेट किया गया है। तो बस वही चीज़ है इसमें, जो स्वास्थ्य निगरानी, डिजिटल हेल्थ, तो अंतर्राष्ट्रीय डेटा वगैरह सब रखा जाता है। नाम ही इसका क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीजेस। तो डिसीज़ को क्लासीफाइड कर दो उनके अलग अलग ग्रुप में, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं, कुछ बीमारी ये सब है। तो इसमें 2025 में भी अपडेट किया गया है 22 वाले को। तो इंटरऑपरेबिलिटी, सटीकता, पारंपरिक चिकित्सा जैसे यूनानी, सिद्धा, ये सारी भी हैं, और एकीकरण, मतलब सब डाटा को एक साथ लाना, ये सब इसके लक्ष्य हैं। तो ये हमने देखा इसके बारे में। तो इसमें नया अपडेटेड वर्जन लाया गया है। अगला है RBI ने क्या किया है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव एक बैंक थी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध, क्यों? क्योंकि उसके जो NPA वगैरह है वो बढ़ रहा है, मतलब कर्ज जो है वो लौट नहीं रहा है, और सारे प्रबंधन में कुछ चिंताएं थी। तो इस वजह से RBI ने 6 महीने के लिए कहा था, ना लोन दोगे ना लोन लोगे, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो किस पे कहा, ये न्यू इंडिया कॉपरेशन बैंक पे। तो यही होते हैं UCB, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन वाला शहरी कोऑपरेटिव बैंक। तो थोड़ा देखते हैं शहरी कोऑपरेटिव बैंक के बारे में क्या होता है। तो शहरी जो कोऑपरेटिव बैंक होती हैं, ये जो शहर होते हैं प्लस अर्ध सरकारी अर्ध शहरी क्षेत्र होते हैं, शहर अर्ध शहरी होते हैं, वहाँ छोटे व्यवसाय निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। तो UCB क्या करते हैं, बैंकिंग सुविधाएं देते हैं सरकारी अर्ध सरकारी में। ये सरकारी जो सहकारी समितियां के स्तर पर राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। अधिनियम कौन सा का लागू होता है इनके पे ऊपर, 2002। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं 2002 के अधिनियम के तहत ये पंजीकृत होते हैं। काम क्या है, वही बैंक के रूप में काम करना, पर इसके लिए छोटे व्यवसाय, व्यापारी और निम्न वर्ग के लोगों के लिए। तो ये सारी चीज़ें RBI बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत इनकी निगरानी करता है। जो RBI निगरानी करेगा, जैसे RBI ने अभी रोक लगा दी है न्यू इस बैंक पे, अब क्या हुआ, तो जो निगरानी करता है 49 के तहत करता है, बाकी गवर्नेंस ये सब देखना ही होता है। UCB से समस्याएं क्या है होती हैं जुड़ी, एक इनके पास पूंजी कम होती है, तो दबाव ज़्यादा रहता है, कुछ लोगों ने नहीं लौटा है तो इनकी स्थिति खराब हो जाती है। गवर्नेंस की समस्या होती, कई बार देखा जाता है प्रबंधन सही नहीं होता, लोग पक्षपात, धोखाधड़ी, ऐसी समस्या मिलती हैं, क्योंकि पूरी तरह बैंक तो है नहीं है ये, तो ये चीज़ें मिलती। NPA इनका बढ़ता चला जाता है, लोग लौटाते नहीं, तो इस वजह से सुधार के लिए क्या जो किए जाते, एक सबसे पहले RBI उठाता प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का क्या होता है, एक तरीके से इलाज कर दिया जाता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो UCB होते हैं उनका प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो करेक्टिव एक्शन है ना, नाम क्या है, करेक्टिव एक्शन, तो करेक्ट कर दिया जाएगा, जो समस्याएं होंगी ना उन्हें सही कर दिया जाएगा। मतलब अब RBI ने जैसे 6 महीने रोक लगा दी है इस पर बैंक पर, तो 6 महीने में सब चीज़ें देख ली जाएंगी। वैसे ही नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो अम्ब्रेला ये संगठन है UCB की दक्षता वगैरह बढ़ाने के लिए। बैंकिंग अधिनियम 2020 के तहत ये क्या करते हैं, जो RBI है वो बोर्ड को भंग कर सकता है, जैसे अभी कर दिया। मतलब RBI जो कोऑपरेटिव बैंक होती हैं उनके जो प्रशासन वगैरह उसे सबको भंग कर सकता है, जैसा कि अभी किया गया है। तो ये देखा। जो लास्ट आर्टिकल है हमारा आज, वो है असम के जोगी घोपा में अंतरदेशीय जलमार्ग टर्मिनल। अब हमने NH पढ़ते हैं, नेशनल हाईवे, वैसे ही नेशनल वाटरवे भी तो होते हैं। तो एक वाटरवे तो हम जानते हैं जो भागीरथी, हल्दिया और ये वाला पूरा है, गंगा से लेकर प्रयागराज से लेकर हल्दिया वाला एरिया। दूसरा एक वाटरवे ये भी तो है धुबरी सादिया वाला ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसी वाटरवे में एक जगह का नाम है, इस जगह का नाम क्या है, जोगी घोपा। जो यहाँ देखेगा, क्योंकि वाटरवे
हुए है ना, तो जोगी घोपा ये जो जगह है कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो जोगी घोपा में जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया, मतलब ऐसा ही एक जलमार्ग पर रास्ता बना दिया गया है टर्मिनल के रूप में, तो उसका ही उद्घाटन किया। तो इस वजह से भी ये चर्चा में आया। तो इसमें क्या है, असम में है एक, तो ये याद रखना जोगी घोपा जो है क्या है, तो नेशनल वाटरवे 2 है, उसी के अंतर्गत ये है, क्योंकि धुबरी से शादी है, वाटरवे 2 है, उसी के अंतर्गत जोगी घोपा है। अब ये चूंकि केवल भारत में ही व्यापार के लिए थोड़ी ना, अब यहाँ से भूटान बांग्लादेश में भी व्यापार हो सकेगा, क्योंकि देखो ब्रह्मपुत्र ये है, तो ब्रह्मपुत्र यहाँ छोटी छोटी नदियाँ जाती, तो भूटान और मेनली क्या है बांग्लादेश में भी तो हम इस जहाज़ के रूप में जा सकते जहाँ से, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चर्चा में चल रही थी। तो नेशनल वाटरवे 2 याद रखना है, धुबरी से सादिया के बीच में, किस नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। जोगी घोपा कहाँ जगह है, असम में जगह है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा। तो ये हमने देखा जोगी घोपा के बारे में, और ये हमारा था 21 फरवरी के जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे।